नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी लोगों का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरी ये सिविल जज एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास चल रही है, उसी का ये आपको ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है आईपीसी 1860, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आईपीसी 1860। और इसका जो क्लास है वो क्लास आपकी 41वीं क्लास है, 41 क्लास है। और आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध व्यपहरण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमारा इसमें मुख्य रूप से यही प्रयास रहेगा कि जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको उतनी जानकारी कम से कम लगभग दे दूं, ताकि इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत ना हो। तो चलिए चलते हैं हम। तो पहले तो व्यपहरण का शाब्दिक अर्थ होता है बाल चोरी। लेकिन यहाँ पे जब हम धाराओं का अध्ययन करते हैं 359, 360, 361, तो ऐसा हमको कुछ समझ में नहीं आता कि व्यपहरण केवल बालकों का ही हो सकता है। व्यपहरण तो है वो किसी भी आयु के व्यक्ति का हो सकता है। तो इसमें व्यपहरण के 2 प्रकार बताए गए हैं। तो जो भारत में से व्यपहरण है वो किसी भी आयु व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन जो विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण है वो यदि नर है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 16 वर्ष से कम। यदि नर नारी है तो 18 वर्ष से कम। और यदि कोई चित्र विकृत व्यक्ति है तो उसके लिए कोई आयु नहीं है, वो किसी भी आयु का हो। लेकिन ऐसी चित्र विकृति जो है वो स्थायी कारण से होनी चाहिए। जैसे कि आप मत्ता करते हैं, मत्ता के दौरान आप जो है कुछ चित्र विकृत हो जाते हैं, तो वो इसमें बचाव के रूप में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो इसमें क्वेश्चन किस तरह बनता है? तो एक धारा तो आपकी ये पूछती है कि धारा 359 को एग्जाम में पूछा गया है कि व्यपहरण को जो है वो किस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो व्यपहरण को धारा 359 में स्पष्ट किया गया है। व्यपहरण क्या है ये धारा में नहीं बतलाया गया है, ना ही कोई व्यपहरण की परिभाषा दी गई है। केवल इस धारा में क्या कहा गया है कि व्यपहरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, 2 किस्मों का होता है। वो कौन कौन सी हैं? एक भारत में से व्यपहरण और दूसरा कौन है आपका? विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण। विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यपहरण। तो ये व्यपहरण अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्यपहरण कितने प्रकार का होता है, तो व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो भारत में से, दूसरा विधिपूर्ण सुरक्षितता में से। तो ये किस धारा में बताया गया है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, किस धारा में है ये? 359 में बताया गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम चलते हैं दोनों प्रकार के बारे में। तो अगली धारा आपकी जो है 360 है। 360 है। तो इसमें जो व्यपहरण की जो पहली किस्म है भारत में से व्यपहरण, उसको स्पष्ट किया गया है। तो इसमें हमने इसको अपने शब्दों में लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें बहुत सिंपल धारा है ये कि किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति के बिना, किसी व्यक्ति को उसकी सहमति माने उसकी राय के बिना, है ना, उसकी सहमति के बिना या उसके विधिपूर्ण या उसके जो विधिपूर्ण संरक्षक की सहमति के बिना। तो यहाँ पे यह लगा हुआ है, यदि वो सहमति देने में सक्षम है तो उसकी सहमति के बिना। यदि जिसका व्यपहरण किया गया है भारत में से, यदि वो अवश्य है ना, अप्राप्तव्य है, तो फिर उसके संरक्षक की सहमति के बिना क्या किया जाता है? संरक्षक की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से जो है वो परे ले जाना। माने उसको भारत की सीमाओं से, जहाँ भारत की सीमा नहीं लगती है, तो भारत में से किसी अन्य देश ले जाना या किसी भारत की सीमा के बाहर किसी अन्य स्थान पर ले जाना। तो यहाँ पे 2 शब्द लिखा हुआ है कि सम्मति से ले जाना, है ना, भारत में से व्यपहरण कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भारत के बाहर ले जाना, है ना, सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भारत के बाहर ले जाना जो है वो क्या है आपका? भारत में से व्यपहरण कहलाता है। और सहमति उस व्यक्ति की भी हो सकती है, यदि वो व्यक्ति सहमति देने में सक्षम है, या सक्षम नहीं है तो फिर उसके संरक्षक की सहमति के बिना, है ना, ले जाना। यदि सहमति है तो फिर ये अपराध कायम नहीं होगा। फिर तो सहमति है तो सब राजी, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, है ना, एक कहावत है ना, इसी के परिप्रेक्ष्य में बनी हुई है। तो यहाँ पे सहमति जो है वो सहमति के बिना होनी चाहिए, दूसरा भारत के बाहर उसको ले जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, तो भारत में से व्यपहरण जो है वो किसी भी स्त्री या पुरुष का हो सकता है, या वयस्क या अवयस्क का हो सकता है। इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं कि अवयस्क का ही हो सकता है ना, किसी वयस्क का भी जो है भारत में से व्यपहरण हो सकता है। जैसे कोई वयस्क व्यक्ति है, उसको आप जबरन जो है वो हाथ पैर बांध करके और पाकिस्तान ले जाते हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा अपराध हो जाएगा? भारत में से व्यपहरण।
फिर यहाँ पे जो ऐसा स्पष्ट होता है कि बेफण के मामले में जो आयु है ना, सहमति की जो आयु है, तो वो क्या है, नर के मामले में जो है 16 वर्ष और नारी के मामले में 18 वर्ष। माने यदि कोई नर है, यदि वो 16 वर्ष का है तो सहमति देने में सक्षम है। यदि कोई नारी है, स्त्री है, महिला है, तो 18 वर्ष की आयु अगर उसने कंप्लीट कर ली है तो वो सहमति देने में सक्षम है। फिर हम चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरी किस्म कौन सी है आपकी, विधिपूर्ण साक्षरता में से बेफण। तो ये अगली धारा 361 में बताया गया है, विधिपूर्ण साक्षरता में से बेफण, है ना। तो इसमें क्या कहा गया है, चलिए इसकी हम परिभाषा देखते हैं। तो जो कोई माने यहाँ पे अपराधी है, जो कोई कौन है, ये अभियुक्त है ना, ये अभियुक्त है, और किसी अपराधमय माने अवस्थ का, जिसको अपन अवस्थ बोलते हैं, अवस्थ का, यदि वो नर है तो 16 वर्ष से कम आयु का हो, यदि वह नारी है तो 18 वर्ष से कम आयु का हो। तो यहाँ पे ये उम्र से क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि यदि नर हो तो कितने वर्ष की आयु का हो, अगर नारी हो तो कितने वर्ष की आयु का हो। तो इसको हम ध्यान रख लें, अगर नारी है तो 16 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम अगर नारी है तो, है ना, और नर है तो 16 वर्ष से कम। तो यहाँ पे नारी के थोड़ा सा संरक्षण दिया गया है, उनको अधिक उम्र तक जो है वो अवस्थ माना गया है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान रखना है, ये हमारे जो भारतीय व्यवस्था है उसके जो है वो अनुकूल है ये। तो ये दोनों एज हमको याद रखना है कि नर और नारी की जो है वो अवस्थ की जो है वो एज क्या है। तो यहाँ पे 16 वर्ष से कम है, किसके लिए, नर के लिए, नारी के लिए 18 वर्ष से कम। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, इस एज को आप जो है वो ध्यान रखें। फिर तीसरा इसमें एक बात ये आ रही है कि चित्र विकृत व्यक्ति। तो चित्र विकृत व्यक्ति के बारे में कोई भी आयु नहीं है ना, क्योंकि वो सहमति देने में सक्षम नहीं माना गया है। ला के अनुसार जो सहमति देने में सक्षम नहीं माना गया, क्योंकि उसका इतना बौद्धिक विकास ही नहीं होता है कि वो अपना अच्छा बुरा सोच सके, इसलिए उसको वो अवश्य है। अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर चित्र विकृत व्यक्ति है तो उसके लिए कितनी आयु है, तो उसके लिए कोई भी आयु है ना। अगर 80 वर्ष का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, 100 वर्ष का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसका भी जो विधिपूर्ण साक्षरता में से बेफण हो सकता है। तो यहाँ अगर चित्र विकृत है तो उसके लिए कोई आयु निर्धारित नहीं है। है ना, उसके विधिपूर्ण साक्षरता में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विधिपूर्ण साक्षरता में से हटाया गया हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई विधिपूर्ण साक्षरता नहीं है तो उसके खिलाफ जो है वो आपका 361 का अपराध नहीं हो सकता। माने विधिपूर्ण साक्षरता में से उसका अपहरण जो है वो बेफण जो है वो नहीं हो सकता। चलिए हम आगे चलते हैं। सहमति के बिना ले जाता है, यहाँ हम 2 शब्द लिखे हैं, ले जाता है या बहका ले जाता है। तो यहाँ पे 2 शब्द क्यों लिखे गए हैं, तो ले जाना तो मतलब है कि कोई अपनी ताकत से ले जाता है ना, उसने उसको बंधक बना लिया, हथियार दिखा करके, कट्टा दिखा करके, तलवार दिखा करके, चाकू दिखा करके उसको जो है अपने बस में कर लिया है ना, कि हम तुमको जान से मार डालेंगे, नहीं तो तुम हमारे साथ चलना पड़ेगा, या ज़बरदस्ती ले जाता है। तो यहाँ पे ले जाना शब्द है। और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है इसमें क्या हुआ है, बहका ले जाता है। तो चूँकि ये इसमें जो अपहरण की विषय वस्तु होती है ना, जो व्यक्ति होता है वो क्या समानता कैसे होता है, समानता जो है वो अपराधमय होता है। तो अभियुक्त अगर ऐसे व्यक्तियों को बहकाना मतलब कि एक प्रकार से बहका करके उसको अपने साथ चलने के लिए मजबूर कर देना, चलने के लिए उत्प्रेरित करना। तो जैसे कि बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको हमको विधिपूर्ण साक्षरता में से ले जाना है हमको, तो क्या कर सकते हैं, चलो बेटा तुमको टॉफ़ी खिलाएंगे, है ना, चलो तुमको खूब रसगुल्ला खिलाएंगे, सफ़ेद वाले भी खिलाएंगे, काले वाले भी खिलाएंगे। अच्छा बताओ बेटा तुमको क्या पसंद है, तो बोले हमको जलेबी बहुत पसंद है। अरे जलेबी तो बहुत बढ़िया मिलती है, तुमको रोज़ जलेबी खिलाएंगे, इतनी जलेबी खिलाएंगे, चलो बेटा चलो हमारे साथ में चलते हैं ना, चलो बेटा, और उसको ले जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्या कहलाएगा आपका बहकाना, है ना, बहका ले जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके एक अपवाद की। इसका एक मात्र जो है वो अपवाद दिया गया है। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अधर्मस्थ शिशु का जो है वो पिता है और उसको सद्भावनापूर्वक ये विश्वास है कि ऐसा अधर्मस्थ शिशु जो है वो उसकी साक्षरता में से है, उसको जो है वो कहीं लाने ले जाने का उसको जो है वो अधिकार है, जबकि वास्तविकता क्या है, उसकी साक्षरता में से वो शिशु नहीं है। तो यदि वो सद्भावनापूर्वक ऐसा काम करता है कि इस विश्वास के साथ कि हमको इस तरह का जो है वो हक है हमको कि हम उस शिशु को ले जा सकते हैं क्योंकि वो मेरी साक्षरता में से है, लेकिन तो अपराध नहीं होगा। लेकिन शर्त एक इसमें ये भी है कि यदि आप किसी शिशु को, अधर्मस्थ जो पिता है वो किसी शिशु को अगर ले जाता है
तो विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए नहीं ले जाना चाहिए। जैसे उसको बेचने के लिए ले जाता है तो यहाँ पे फिर अपराध ये बन जाएगा। तो अधर्मज जो पिता है उस पर एक शर्त लगाई गई है कि अगर बच्चे को वो ले जाता है ना, गलत विश्वास के साथ, लेकिन विश्वास उसका सही है, सद्भावना पूर्वक है उसका काम, है ना, तो इस सही तरह अगर वो ले जाता है तो उसका गलत प्रयोजन से ना ले जाए वो, है ना, कोई गैर कानूनी प्रयोजन से उसको ना ले जाए। जैसे चोरी उसको ले जाता है किसी को बेचने के लिए या बधुआ मजदूरी करवाने के लिए, तब फिर ये अपवाद का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये अपवाद भी ध्यान रखिए, अपवाद से क्वेश्चन बने हैं आपके। और चलिए हम चलते हैं अब कुछ इसमें निर्णय के बारे में। तो एक निर्णय है आपका वरदराजन वर्सेस मद्रास राज। तो बड़ा रोचक मामला है, थोड़ा सा अटपटा भी लगता है, क्योंकि अगर इसको धारा में हम कसेंगे तो थोड़ा सा इसका जो निर्णय हुआ है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो इसमें कहानी क्या है, इसकी कहानी आप सुन लीजिए, ये कहानी एग्जाम में आपके आई है। तो इसमें एक बालिका रहती है जो 16 वर्ष से जो है वो कम आयु की है, लेकिन वो काफ़ी समझदार है और दिखने में जो है वो अधिक आयु की लगती है। तो वो क्या करती है कि अपनी रजामंदी से, है ना, अपनी रजामंदी से अपने माता पिता की सरसत्ता को जो है वो छोड़ देती है और जा कर के अभियुक्त के साथ जो है वो चली जाती है वो। अब यहाँ पे अभियुक्त पर जो है वो ये अपराध लगाया जाता है कि आपने जो क्या कौन सा अपराध किया है, विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण का अपराध किया है। तो यहाँ पे अभियुक्त ने ये जवाब दिया, ये बचाव लिया कि मैंने इसको जो है विधिपूर्ण सरसत्ता में से नहीं हटाया है, ये बच्ची खुद समझदार है और ये स्वयं विधिपूर्ण सरसत्ता को छोड़ करके मेरे पास आई है। तो यहाँ पे न्यायालय ने अंतर किया कि ले जाना और स्वयं सरसत्ता छोड़ देना, तो इन दोनों में अंतर है और न्यायालय ने जो है बचाव को माना और अभियुक्त को जो है वो भारत वो विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण के लिए दोषी नहीं माना। तो ये कहानी आप लिख लीजिएगा, हमने बच्चों को लिखवाई है। तो सांकेतिक रूप से आप लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे निर्णय हैं जिनकी लंबी कहानियाँ होती है। अगर हम पूरी कहानी लिखेंगे तो काफ़ी मोटा हमारा नोट्स बन जाएगा, तो हम इसको सांकेतिक रूप से इतना लिख सकते हैं ताकि हमको उन संकेतों के माध्यम से हमको पूरी कहानी जो है वो दिमाग में आ जाए। हाँ, यहाँ पे हम एक राय आपको और देना चाहेंगे कि जैसे पिछले वर्ष के जो पेपर अपन देख रहे हैं, तो अब बेयर एक्ट से बाहर क्वेश्चन आने लगे हैं और उसमें बहुत सारे आपके निर्णय भी लिखे होते हैं। आप टेक्स्ट बुक खरीदिए, उसमें बहुत सारे निर्णय होते हैं और उन निर्णयों पर भी जो है वो क्वेश्चन बनने लगे हैं। आप तो कैसे किसी कोई मामला है, उसकी कोई स्पेशल घटना है, तो वो घटना भी जो है क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में आ जाती है। और मैं थोड़ा सा सक्षम भी नहीं हूँ कि हर घटना हर प्रकरण आपको जो है बताऊँ, तो इसलिए आप क्या करिए कि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए हैं, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर जो आप जो विभिन्न प्रकार के जो निर्णय दिए गए हैं उनको पढ़िए एक दो बार, तो एक दो बार में कहानी के रूप में आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। यदि वो क्वेश्चन के रूप में आपके आते हैं तो निसंदेह रूप से आपका क्वेश्चन जो है वो आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। चलिए हम अगला चलते हैं। यहाँ पे एक और रोचक मामला है आपका, ये एक मामला है आपका निमाई का प्रकरण। निमाई का प्रकरण, इसमें होता क्या है कि इसमें जो का नाम का, इसमें आपके 4 अभियुक्त हैं। कौन कौन से हैं? का, खा, गा और घा, 4 अभियुक्त हैं इसमें। इसमें से जो का है वो क्या करता है, एक लड़की को जो है वो उसके विधिपूर्ण सरसत्ता में से हटाता है और फिर क्या करता है, ले जाकर लड़की किसको सौंप देता है, खा को सौंप देता है। खा कुछ दिन उसको रखता है, उसके बाद फिर किसी स्थान में जाकर के उसको गा को सौंप देता है। गा कुछ दिन उसको रखता है, फिर किसी दूसरे स्थान में जाकर के इसको सौंप देता है, घा को सौंप देता है। अब इन पर जो है वो आपका विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण का जो है वो आरोप लगाया जाता है। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने दिया कि विधिपूर्ण सरसत्ता में से जैसे ही उस बच्ची को हटाया गया तो ये आपका जो अपराध जो है वो कंप्लीट हो गया। तो विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण के लिए केवल कौन दोषी होगा? कौन दोषी होगा? केवल का दोषी होगा। ये खा, गा और घा ये जो है वो विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण के लिए दोषी नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि विधिपूर्ण सरसत्ता में से हटाना। तो हटाने का काम कौन कर दिया? का कर दिया, इसलिए का दोषी हो गया, अपराध यहीं पे कंप्लीट हो गया, है ना। अब ये इसका मतलब नहीं कि ये दोषी नहीं है, इन्होंने भी गैरकानूनी काम किया है, लेकिन ये जो है वो विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण के लिए दोषी नहीं होंगे। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आया है बन करके, तो आपको सीधा से लगाना है कि जो व्यक्ति ने पहली बार हटाया है केवल वही दोषी होगा, अन्य व्यक्ति जो उसको विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ले जाते हैं वो दोषी नहीं होंगे। ये आपका निमाई का प्रकरण है, कई एग्जामों में आपका आया है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये उठता है, क्या माता पिता भी अपने बच्चे का विधिपूर्ण सरसत्ता में से बैफण कर सकते हैं? तो संदेह रूप से कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है।
जैसे कि मान लीजिए कोई पिता है ना, और बच्चा किसके संरक्षण में है, माँ के संरक्षण में है। न्यायालय ने जो है माँ के संरक्षण में बच्चे को रखा हुआ है। अब पिता क्या करता है कि उसको वहाँ से ले जाता है या बहका ले जाता है बच्चे को, तो यहाँ पे पिता जो है वो अब दोषी होगा। इसी तरह से माँ भी हो सकती है कि अगर बच्चा पिता के संरक्षण में है, पिता के विधिपूर्ण संरक्षण में से है, और माँ क्या करती है उसको ले जाती है या बहका ले जाती है, तो यहाँ पे माता भी जो है वो विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यवहरण के लिए दोषी होगी। तो इसका आंसर क्या है आपका कि क्या माता पिता अपने बच्चे का विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यवहरण कर सकते हैं? तो क्या होगा आंसर? हाँ, कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में। फिर आप बात करते हैं हम इन दोनों के दंड की, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि भारत में से व्यवहरण के लिए या विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यवहरण के लिए दंड का प्रावधान जो है किस धारा में किया गया है? तो दंड का प्रावधान किया गया किस धारा में? 363 में। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये दोनों किस्मों का दंड जो है वो एक ही धारा में है। दोनों किस्मों का दंड किसमें है? केवल एक ही धारा में। कौन सी धारा है आपकी? 363 है। तो इसमें दंड क्या है? तो दंड इसमें है कि कारावास, जो दोनों प्रकार का हो सकता है, अर्थात हमने ऐसा बताया था सादा या कठोर, जिसकी अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? जिसकी अधिकतम अवधि जो है वो कितने वर्ष तक हो सकता है? 7 वर्ष तक हो सकता है। और जो है वो जुर्माना भी, और जुर्माना भी। तो इसका दंड है, बड़ा सिंपल दंड है कि कारावास, जो कितने वर्ष तक हो सकता है? 7 वर्ष तक, और जुर्माना भी। तो चलिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, व्यवहार का टॉपिक ख़त्म हुआ हमारा। और हमारा अगला टॉपिक जो हमारी, कल तो संडे है, कल क्लास नहीं रहेगी, है ना, संडे ना, कल परसों हमारी क्लास रहेगी वही 3:30 से लेकर के करीब 5:30 तक। तो उसमें मेरा जो टॉपिक होगा, मैं कल आपको अपहरण के बारे में और व्यवहरण और अपहरण में क्या अंतर है इसके बारे में, और एक अंतर आपका इसके बीच में भी आता है कि भारत में से व्यवहरण और विधिपूर्ण सुरक्षितता में से व्यवहरण, इन दोनों में भी कुछ अंतर हैं। तो ये आपके एग्जाम में आया है, मुख्य परीक्षा में आ सकता है आपका ये, तो ये भी बताएंगे हम। और कोशिश करेंगे कि हम जो दासत्व है और बलात्श्रम है, ये जो अपराध हैं दोनों, इन अपराधों को भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का मेरी क्लास ये ख़त्म होती है, बच्चे जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मैं आपको अब सोमवार को मिलेंगे। देखो बेचैन है बिल्कुल, है ना, तो हम सोमवार को मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।